आज के शुभ अवसर पर हम सबके मध्य उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी लोकप्रिय गृह मंत्री आदरणीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, इस लोकसभा क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्रीमती संध्या राय जी, आईसीआर के महानिदेशक आदरणीय डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा जी, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय श्री अरविंद जी, इस अवसर पर उपस्थित अन्य गणमान्य सज्जनों और उपस्थित किसान भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, आज हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता का क्षण है जब बुंदेलखंड क्षेत्र के दतिया जिले में एक महत्वपूर्ण आयाम जुड़ने वाला है। हम सबको मालूम है कि रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का अभी कुछ ही दिन पहले भवन का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा संपन्न हुआ था और कई दिनों से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी इस बात के लिए प्रयत्नशील थे कि बुंदेलखंड का हिस्सा दतिया है, यहाँ भी पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान मत्स्य उत्पादन की दृष्टि से कॉलेज खुलना चाहिए और मैं समझता हूँ कि आज वो घड़ी आ गई है और आज इन संस्थाओं का शिलान्यास संपन्न हो रहा है। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारा यह दतिया जिला बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों के बुंदेलखंड क्षेत्र में खेती की दृष्टि से, पशुपालन की दृष्टि से, मत्स्य पालन की दृष्टि से अनेक संभावनाएं हैं और उन संभावनाओं को और बल देने की आवश्यकता है। अगर हम खेती के क्षेत्र में भी देखें तो बुंदेलखंड की धरती और बुंदेलखंड का जलवायु सर्वाधिक जैविक खेती के लिए अनुकूल है और आज जैविक खेती का प्रचलन धीरे धीरे देश में तेजी के साथ बढ़ रहा है और बुंदेलखंड क्षेत्र में भी हमारे अनेक बंधु ऐसे हैं जो जैविक खेती पर काम कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में अदरक है, हल्दी है, आंवला है, बड़ी मात्रा में पैदा होता है। फल भी बड़ी मात्रा में पैदा होते हैं और सब्जियां प्रचुर मात्रा में पैदा हों इसकी संभावनाएं विद्यमान हैं। लेकिन आज की वर्तमान परिस्थितियों में इस बात की ज़रूरत है कि हमारा जो किसान, छोटे रकबे वाला किसान है, उसको सरकार की मदद मिले, उसको अच्छे अनुसंधान पूर्ण बीज मिलें, अच्छा पेस्टिसाइड मिले, सॉइल हेल्थ रिकमेंडेशन के अनुसार वो पानी और फर्टिलाइज़र का उपयोग करे, जिससे कि वो अपनी ज़िंदगी में भी बदलाव ला सके और खेती की जो ग्रोथ है उसको भी बढ़ाने में अपना योगदान कर सके। किसान भाइयों, आप सब लोगों को मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से काम संभाला है तब से लगातार इस बात पर उन्होंने बल दिया है कि किसान की आमदनी दोगुनी होनी चाहिए और इसके लिए लगातार सरकार की योजनाओं के माध्यम से प्रयत्न किया जा रहा है। पिछले दिनों आप सबके ध्यान में है कि पीएम किसान योजना के अंतर्गत पीएम किसान सम्मान निधि में साल भर में 75,000 करोड़ रुपया किसानों को
केंद्र सरकार के माध्यम से दिया जाता है। और मध्य प्रदेश के किसान तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इसी योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 4,000 करोड़ रुपया और जोड़ा है। तो दतिया जिले के किसानों को तो अब साल में 6,000 के स्थान पर 10,000 रुपये मिलेंगे। यह नई योजना के लिए भी मैं आप सब लोगों को हृदय से बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बुंदेलखंड क्षेत्र में रकबा छोटा है, किसान मेहनती है, तो किसान छोटे रकबे में परिश्रम का प्रतिफल प्राप्त कर सके, इसलिए भारत सरकार ने कृषक उत्पाद संगठन एफपीओ की भी योजना बनाई है। इस योजना पर केंद्र सरकार 6,850 करोड़ रुपया 5 वर्ष में खर्च करने वाली है और इसका लाभ निश्चित रूप से किसानों को मिलेगा। मैं आप सब किसान भाइयों को आग्रह करना चाहता हूं, अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और कलेक्ट्रेट में जाकर एफपी योजना के बारे में पता करें और छोटे छोटे किसान मिलकर एक एफपीओ बनाएं और उस एफपीओ के माध्यम से अगर सामूहिक रूप से खेती करना शुरू करेंगे तो आपको पर्याप्त मात्रा में नई टेक्नोलॉजी मिलेगी, सस्ते दाम पर बीज मिलेगा, सस्ते दाम पर खाद मिलेगा, सस्ते दाम पर पेस्टिसाइड मिलेगा और आप सब मिलकर खेती करेंगे तो निश्चित रूप से उत्पादन का भी वॉल्यूम ज़्यादा होगा और उसका ठीक प्रकार से आप मार्केट कर सकते हैं। एफपीओ में इस बात का भी प्रावधान किया गया है कि किसान अगर चाहे तो एक एफपीओ के माध्यम से 2 करोड़ रुपए तक का 4% ब्याज की दर पर वो ऋण ले सकता है। ऋण की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में है और वो अपनी फसल का प्रोसेसिंग भी कर सकता है, पैकेजिंग भी कर सकता है और लेबलिंग भी कर सकता है और आगे मार्केटिंग भी कर सकता है। एफपीओ में एक एजेंसी सीबीओ होगी और सीबीओ के माध्यम से निश्चित रूप से हम लोग कोशिश करेंगे कि किसानों को बुआई से लेकर फसल बेचने तक के उसको मदद मिले और उसको अपने उत्पादन का उचित मूल्य मिले। इसी प्रकार से अभी आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किसानों की जो कृषि अवसंरचना है उसके लिए किया है। फिशरीज के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। पशुपालन के लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। 4,000 करोड़ रुपया हर्बल खेती के लिए किया है। 500 करोड़ रुपया मधुमक्खी पालन के लिए किया है और छोटी फूड प्रोसेसिंग यूनिट खड़ी हों और आगे बढ़ सकें, इनके लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 9 अगस्त को कृषि अवसंरचना फंड की वितरण की शुरुआत भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा हो गई है और इस योजना में लगातार हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आप सब लोग एफपीओ के माध्यम से, कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से, कृषक समूहों के माध्यम से, एग्री स्टार्टअप के माध्यम से इस योजना के अंतर्गत आ सकते हैं और बड़ी मात्रा में सस्ते दाम पर आपको लोन मिलेगा। आप यूनिट खड़ी कर सकते हैं और उसका फ़ायदा समूचे हमारे ग्रामीण अंचल को मिले, यह सुनिश्चित करने का प्रयास इस योजना के माध्यम से किया है। अभी कुछ ही दिन पहले आप सबको ध्यान में है कि लोकसभा और राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प के कारण 2 कृषि सुधार बिल आए हैं और जिनको लोकसभा और राज्यसभा ने पारित कर दिया है। इन सुधार बिलों के माध्यम से पहले किसान के लिए यह जरूरी था कि वो अपनी फसल को मंडी में लेकर जाए और मंडी में जो लाइसेंसधारी व्यापारी उसकी फसल की बोली लगा देते थे, उसी फसल पर शाम को बेचने के लिए किसान मजबूर होता था। टैक्स उसको मंडी में देना ही पड़ता था। अब नए विधेयक के परिणाम स्वरूप यह सुनिश्चित हो गया है कि अब किसान को मंडी में जाना जरूरी नहीं है। वो अपने खेत से, अपने घर से, अपने वेयर हाउस से अंतर्राज्यीय व्यापार में भाग ले सकता है। पहले मध्य प्रदेश का किसान
उत्तर प्रदेश में नहीं बेच सकता था, और अब मध्य प्रदेश का किसान कलकत्ता में भी बैठे हुए व्यापारी को अपना माल बेच सकता है, अपनी मनचाही कीमत पर बेच सकता है। ये स्वतंत्रता इन बिलों के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने आम किसानों को दी है। इसका लाभ निश्चित रूप से किसानी के क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। मंडी परिधि के बाहर जो भी व्यापार होगा, उस व्यापार पर न तो केंद्र सरकार का कोई टैक्स होगा, न राज्य सरकार का कोई टैक्स होगा। इससे अंतर्राज्यीय कृषि उत्पाद के व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। और इस बिल में यह भी गारंटी दी गई है कि किसान को या तो फसल लेने के बाद शीघ्र भुगतान करना होगा, और अगर 1-2 दिन में भुगतान करने की स्थिति बनती है कि मान लो शनिवार के दिन किसी ने किसान का माल खरीदा, दूसरे दिन इतवार है तो बैंक नहीं खुलेगी, तो इसलिए इस बिल में यह भी प्रावधान किया है कि अधिकतम 3 दिन के भीतर किसानों को पेमेंट करना ही पड़ेगा व्यापारी को। और दूसरा जो मूल्य आश्वासन और किसानों के करार वाला विधेयक है, उसके माध्यम से छोटे किसान के जीवन में निश्चित रूप से बदलाव आने वाला है, और ये बदलाव क्रांतिकारी बदलाव होगा, क्योंकि जिसके पास रकबा छोटा होता है वह किसान खुद भी अपने यहाँ निवेश नहीं कर पाता, और दूसरे लोग भी उसके यहाँ निवेश करने के लिए नहीं बढ़ते हैं, और किसान भी नई फसल के लिए रिस्क लेने की क्षमता नहीं रखता है। लेकिन इस विधेयक के माध्यम से हमने सुनिश्चित किया है कि किसान को बुआई के समय ही मूल्य की गारंटी मिलेगी, और किसान पहले से ही मूल्य का करार कर सकेगा, और जो औसत मूल्य का करार होगा उसका भुगतान करना करारकर्ता के लिए अनिवार्य होगा। और यह भुगतान उस परिस्थिति में भी करना पड़ेगा जब किसान की फसल अगर किसी प्राकृतिक विपदा के कारण बर्बाद भी हो गई है, तो भी किसान को जो औसत मूल्य करार में है वो मूल्य किसान को मिलेगा ही मिलेगा। यह इस बिल के माध्यम से सुनिश्चित किया है। इस बिल में किसानों को पूरी तरह उसकी भूमि की सुरक्षा दी गई है। कानून में ये प्रावधान किया गया है कि फसल का मालिक किसान होगा, और इस विधेयक के माध्यम से करार में सिर्फ फसल का ही उल्लेख हो सकेगा। किसान की जमीन के मामले में कोई लीज, पट्टे आदि की बात इस करार के अंतर्गत नहीं की जा सकेगी। इसमें किसान को ये भी सुरक्षा दी गई है कि किसान चाहे तो इस करार से कभी भी बाहर आ सकता है, लेकिन व्यापारी चाहे तो इस करार से बाहर नहीं आ सकता। व्यापारी अगर बाहर आना चाहेगा तो करार में जो उल्लेख भुगतान का है वो भुगतान किसान को करने के बाद ही वह बाहर आ सकता है। और इसलिए एक तरफ कृषि शिक्षा को बढ़ावा, दूसरी तरफ कृषि अनुसंधान को बढ़ावा, तीसरी तरफ कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान, एफपीओ की योजना, और जगह जगह शिक्षा को बढ़ाने के लिए प्रयत्न। इस दिशा में केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी तेजी के साथ काम कर रहे हैं, और उसी का परिणाम है कि आज हम खाद्यान्न के क्षेत्र में एक तौर से आत्मनिर्भर ही नहीं, अधिशेष हैं। हमारे पास इतना अनाज है कि देश में रखने के लिए जगह नहीं है, और इसीलिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को भी हमने अमेंड किया और खाद्यान्न वस्तुओं को उस कानून की परिधि से बाहर निकाला। और अब इसके परिणाम स्वरूप निश्चित रूप से निजी निवेश ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ेगा, और उसका फ़ायदा भी किसानों को मिलेगा। रोजगार के बड़े अवसर सृजित होंगे, और इसके लाभ निश्चित रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेंगे। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में गांव की अर्थव्यवस्था और कृषि की अर्थव्यवस्था ये एक तौर से हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। इसको और मजबूत बनाना है। अभी कोविड का संकट आया, सारे कल कारखाने बंद हो गए, लेकिन मुझे कहते हुए बहुत गर्व है, किसान ने कोविड के संकट के दौरान फसल की कटाई की, उपार्जन का काम पूरा किया। ग्रीष्म ऋतु की जो बुआई है वो पहले वर्ष से अधिक की। खरीफ की फसल की बुआई भी पिछले वर्ष से 1000 हेक्टेयर में अधिक हुई है, और ईश्वर की कृपा से
खरीफ की फसल भी अच्छी आने वाली है और उसके उपार्जन की भी निश्चित रूप से तैयारी हो गई है। मैं जो परिस्थिति आज है उस परिस्थिति में खाद्यान्न की दृष्टि से तो हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। दलहन और तिलहन की स्थिति में भी हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। बागवानी हो, दुग्ध का उत्पादन हो, मछली का उत्पादन हो, सारी चीज़ों में मतलब हिंदुस्तान दुनिया में अगर पहले नंबर पर नहीं है तो दूसरे नंबर पर तो है ही, लेकिन हम हर चीज़ में पहले नंबर पर जाएं, इस बात की चिंता हम सब लोगों को मिलकर करने की आवश्यकता है। भारत सरकार ने लक्ष्य तय किया है कि 2050 तक हम सब लोगों को दूध का उत्पादन 400 मिलियन टन अपने देश में करना है और इसी प्रकार से मछली के उत्पादन को भी 22 मिलियन टन तक ले जाना है। इस दिशा में हम सब लोगों का प्रयत्न हो, जैविक खेती की तरफ हम जाएं, खेती में लागत को कम करने का प्रयास करें, फर्टिलाइज़र का कम से कम उपयोग करें और सॉइल हेल्थ कार्ड का अधिक से अधिक प्रयोग करें, जिससे कि हमारे खेत में उत्पादन भी अच्छा हो और उत्पादकता भी अच्छी हो। मुझे पूरा विश्वास है कि बुंदेलखंड की जो आवश्यकता है उस आवश्यकता को पूर्ण करने में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अपना बहुत और महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है और आज उसके अंतर्गत दतिया जिला मध्य प्रदेश में जो पशु चिकित्सा, पशु विज्ञान और मत्स्य के ये महाविद्यालय शिलान्यास किए जा रहे हैं, ये भी कुछ दिन में प्रारंभ हो जाएंगे तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति का सूत्रपात होगा। मैं इस अवसर पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि इन संस्थानों को दतिया में प्रारंभ हों इसके लिए उन्होंने बहुत प्रयत्न किया, परिश्रम किया और पिछले दिनों मैं दतिया आया था, रात को एक बड़ा कार्यक्रम था, उसमें भी उन्होंने मांग की थी और उस समय मैंने कहा था कि नवरात्रि में इसका शिलान्यास हर हालत में हम लोग करेंगे। लेकिन आप सब लोगों को मालूम है कि अपने संभाग में चुनाव की स्थिति है और दतिया जिले में भी भांडेर का उपचुनाव है, तो कुछ दिन में आचार संहिता लग जाएगी, तो ये कार्यक्रम फिर 2 महीना लेट हो जाता, इसलिए विलम्ब न हो आज शिलान्यास का दिन चुना गया है। शिलान्यास के इस अवसर पर मैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी को और इस क्षेत्र के सभी किसान भाइयों को और यूनिवर्सिटी के हमारे वाइस चांसलर अरविंद जी को, विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय भारत।